आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। हाई ब्लड प्रेशर किसी की भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये दिल और किडनी दोनों पर प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। वहीं प्रेगनेंसी में अगर हाई बीपी हो तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो हाई बीपी से बचने के लिए आप क्या करें, ये बताएंगी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति शरण। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू तरन्नुम, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आज हम एक बहुत ही जरूरी कंडीशन पे बात करने वाले हैं। बिल्कुल इस टॉपिक पर बात करेंगे। पहले व्यूअर्स को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। नाज़रीन, आप भी हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। हमारी नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर तृप्ति, आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान जिन लोगों को हाई बीपी होता है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है और वो इससे किस तरह से बच सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी माँ और बच्चे दोनों के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तरन्नुम, हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकती है प्रेगनेंसी में। देखिए, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ माँ के सारे ऑर्गन्स में ब्लड जाने के लिए, बल्कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी जिसमें बच्चा रहता है उसमें भी ब्लड माँ के ब्लड प्रेशर से ही जाता है। तो ऐसे में अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो बच्चे को भी ब्लड सप्लाई कम जाती है। अच्छा, और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे का ग्रोथ कम हो जाता है और बच्चे को कई बार प्री मैच्योर निकालना पड़ता है। और वहीं अगर ब्लड प्रेशर की वजह से माँ के और ऑर्गन्स में ब्लड कम जा रहा है, जैसे कि दिमाग में, किडनी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो ऐसे में माँ की जान को भी खतरा हो जाता है जी। और ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है जी। और भी बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे हमने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को हाई बीपी की शिकायत है और वो उसका इलाज सही से नहीं करवा रहा है, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, प्रॉपर चेक नहीं करवा रहा है, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या और हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए जैसा आपने देखा होगा, कभी भी कोई गर्भवती महिला क्लिनिक में आती है तो रूटीनली ब्लड प्रेशर चेक होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होना माँ के सभी ऑर्गन्स इंक्लूडिंग बच्चे के लिए नॉर्मल ब्लड का जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में अगर ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है और माँ अगर किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रही है तो घर में बैठे बैठे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जिसमें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया वो होता है जब माँ को झटके आने लगते हैं, हम उसे दौरा आना कहते हैं या इंग्लिश में हम उन्हें कन्वल्जन्स आना कहते हैं। ऐसे में दिमाग में सूजन हो जाती है और वहाँ की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्लेम्शिया माता गर्भवती महिलाओं के मरने का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। हम उसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी कहते हैं। हमारे देश में मैटरनल मोर्टालिटी अभी भी बहुत हाई है, जिसमें एक्लेम्शिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आज की डेट में भी गांव में और बहुत सारी जगहों में जहां पे महिलाएं रेगुलरली चेकअप नहीं कराती, यहाँ ब्लड प्रेशर अननोटिस जाता है और एक दिन घर में झटके आते हैं, दौरा पड़ता है और उसको फिर हॉस्पिटल लाना पड़ता है और तब कंडीशन बहुत ही सीरियस और बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी कमी है। इस पर भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ है। जरूर। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है। मेरा ये सवाल है कि एक लेडीज का 34 एज में कितना नॉर्मल बीपी होना चाहिए? अच्छा, देखिए, नॉर्मली ब्लड प्रेशर हम मानते हैं कि 120/80 होना चाहिए, पर ज़्यादातर जो महिलाएं गर्भवती होती हैं वो कम एज की होती हैं, तो ब्लड प्रेशर 100/60 तक भी नॉर्मल रहता है। तो किसी का भी बॉडी एक कंप्यूटर नहीं होता, हर किसी का एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर अपने ब्लड प्रेशर में उसे कोई परेशानी नहीं हो रही, चक्कर नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर है।
तो ब्लड प्रेशर का राइज नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी में। और कभी भी अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज्यादा है प्रेगनेंसी में, तो ऐसे में दवाइयां देना जरूरी होता है। पर हम लोग एज डॉक्टर्स जो ब्लड प्रेशर देखते हैं, शुरू से अगर किसी को देखते तो हम ये देखते हैं कि उसका कितना बढ़ रहा है ब्लड प्रेशर। नॉर्मली प्रेगनेंसी में तीसरे महीने के बाद ब्लड प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, कम होता है जी। और कुछ महिलाओं में ये ज्यादा होने लगता है या फिर कम नहीं होता। कम इसलिए होता है ताकि बच्चे को ज्यादा ब्लड जाए, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मगर होता क्या है, हम लो ब्लड प्रेशर के लिए ज्यादा परेशान होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर जिससे जिंदगी को खतरा होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। हाई ब्लड 160 पे लोग मैंने देखा है कि जाके नर्सिंग कहीं कहीं जाके बोलते हैं हमें बोतल चढ़ा दीजिए। वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है प्रेगनेंसी के लिए और वो अच्छा ब्लड प्रेशर होता है। हाई ब्लड प्रेशर होना, कभी भी ब्लड प्रेशर 130/80 से ऊपर जा रहा है प्रेगनेंसी में, तो वो खतरे की घंटी है और तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, वो इससे बहुत ज्यादा परेशान है, तो क्या डिलीवरी के बाद ये कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है जो प्रेगनेंसी में सिर्फ ब्लड प्रेशर होता है, उसे हम कहते हैं जो प्रेगनेंसी की वजह से हुआ है। ये नॉर्मली फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा होता है और ज्यादातर केसेस में ये डिलीवरी के बाद ठीक हो जाता है। ये प्रेगनेंसी ही उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है और डिलीवरी उसका ट्रीटमेंट होता है। तो एक बार जब बच्चा आ जाता है तो प्रोसेस रिवर्स होने लग जाता है। लेकिन जिन लोगों में पहले से ब्लड प्रेशर होता है उनमें ये चीज और ज्यादा सीरियस हो जाती है। अच्छा। कुछ पेशेंट्स में, कुछ परसेंटेज में जिनको प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट डिटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर हाई, उनमें ये रह भी जाती है और ये लोग बाकी लोगों से ज्यादा एट रिस्क होते हैं कि कभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हो या कभी उम्र बढ़े तो ऐसे में उनको ब्लड प्रेशर होने की और लोगों से ज्यादा संभावना होती है। अच्छा, ऐसा सभी के साथ होता है कि प्रेगनेंसी में उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है या फिर बाकी और लोगों का नॉर्मल भी रहता है? नहीं, देखिए जैसे मैंने आपको बताया तरन्नुम, ज्यादातर लोगों का प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर कम रहता है, नॉर्मल 100/60, कुछ लोगों में 90/60 भी हमने देखा है जो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। कुछ लोगों में स्पेशली जो थोड़े मोटे होते हैं, ओबीस होते हैं, जिनका वेट ज्यादा होता है, जो अनीमिक होते हैं यानी कि जिनकी हीमोग्लोबिन कम होता है, जिनको डायबिटीज होता है, जिनको किडनी डिजीज है या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, या जो बहुत ज्यादा उम्र में बच्चे पैदा करते हैं, 35 से ज्यादा हो गए तब बच्चे हो रहे हैं, कुछ आईवीएफ प्रेगनेंसीज होती हैं, तो कुछ कारण होते हैं जिनको हम कहते हैं एट हाई रिस्क हैं। अच्छा, तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इसको आपको शुरू से उन हाई रिस्क पेशेंट्स को देखना होता है। बहुत सारे ट्रीटमेंट है आजकल जिससे, और बहुत सारे टेस्ट है जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि ये आगे चल के ये हाई रिस्क ग्रुप को ब्लड प्रेशर होगा कि नहीं। अच्छा। और उन पेशेंट्स में जैसे कि मैंने आपको भी कंडीशंस बताया ना, डायबिटीज है और कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, उनमें हम पहले से एस्पिरिन की भी गोली देना शुरू करते हैं जिसकी वजह से उनको आगे चल के ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना नहीं होती है। जी, जैसे आपने अभी कुछ टेस्ट का जिक्र किया, तो ये कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं? देखिए, एक तो रूटीन टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी में। आप आए, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया, हमने देखा कि आपका पहले कितना था और अब कितना, आपका राइज तो नहीं हो रहा है। एवरेज ब्लड प्रेशर मान लीजिए 130/80 है, लेकिन कोई महिला थी उसका पहले हमने देखा है 90/60 है। अच्छा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ है ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जैसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट है, किडनी फंक्शन टेस्ट है, ये सब हमें बताते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर है तो अंदर की स्थिति कैसे चल रही है, ऑर्गन्स में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, क्योंकि किडनी है, लिवर है, ये सब ऑर्गन है जो कि ब्लड प्रेशर से इफेक्ट होते हैं। इवन अगर जिनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है उनको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स भी होने लग जाते हैं। तो बहुत सारे टेस्ट हैं जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज हमें समझाते हैं। जी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, खासकर हाई ब्लड प्रेशर की, बहुत आम है, जानलेवा हो सकता है। और बहुत आम भी है, मतलब कभी उतार चढ़ाव होता रहता है ब्लड प्रेशर में। हाँ, कम ज्यादा होता है, पर हाई जैसे मैंने कहा अगर 130/80 से ज्यादा जा रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको पेशेंट को ये बताना पड़ता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसने घर में बैठ के देखना है
और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी ज़रूरी नहीं कि हर को हम एडमिट ही कर लें, पर हम उन्हें बता के रखते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपने लेने हैं। आपने थोड़ा रेस्टफुल रहना है, बहुत ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। कभी आपको बहुत हेडेक हो, आपको लगे यूरिन कम आ रहा है, आपको बहुत इरिटेबिलिटी हो रही है, आपकी आंखों के आगे धुंधला छा रहा है, विजुअल सिम्टम्स कहते हैं, ये सारे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं जो कि कभी भी उसमें तब्दील हो सकते हैं कन्वर्जेंस में, जो मैंने आपको बताया एक्लेम्शिया, जो कि एक बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन होता है इस बीमारी का। और हर कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी कंडीशन ब्लड प्रेशर की उस लेवल तक ना जाए और उसके पहले ही सेफली हम माँ और बच्चे को दोनों को उस कंडीशन से बाहर निकाल जी। ब्लड प्रेशर में ये जो फर्क है, क्या ये प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही दिखाई देने लगता है या फिर कुछ महीनों बाद हम इसमें फर्क देखते हैं? देखिए, आमतौर पे तो हम कहते हैं जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर होता है वो 20 वीक्स के बाद होता है, इतनी जल्दी नहीं होता है। अच्छा। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें वो पहले होता है, पर वो बहुत कॉमन नहीं है। हम उनकी बात ज्यादा करें जो थोड़ा बाद में आने शुरू होते हैं, जो प्रेगनेंसी की वजह से हैं। तो उसका एक ही तरीका होता है कि आप रेगुलरली अपना चेकअप कराएं, हर विजिट पे अपना ब्लड प्रेशर देखें और अपना रेगुलर डाइट लें, बहुत हाई फास्ट जो कैलोरी फूड होता है वो ना लें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा स्ट्रेस ना करें, खुश रहने की कोशिश करें। अपनी ओर से आप यही कर सकते हैं। बाकी जो ये प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, ये बच्चे के अंदर होने की वजह से होती है। और ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की स्टोरी होती है। इसमें अगर मैं एक बहुत कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो एक तरह से आपकी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है अपने उस बच्चे की वजह से। आप एक बच्चे को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो ये सारी चेंजेस होते हैं। कुछ जो बदलाव आने हैं वो लाजमी है। जी। उसमें क्या होता है कि आपकी ब्लड सप्लाई जो होती है बढ़नी चाहिए, तो वो बढ़ के ना घटने लगती है। और अगर वो बच्चेदानी की ओर घटी, बच्चे की ओर घटी तो बच्चे को खतरा, आपके ऑर्गन्स किडनी में ब्रेन को घटी तो आपको खतरा, माँ को खतरा हो जाता है। जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी में हाई बीपी होना एक बहुत ही आम बात है और ज्यादातर लोगों में होता है, लेकिन अगर किसी को पहले से हाई बीपी की शिकायत है तो क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद वो और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा हाई हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को क्या करना है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है, खाने पीने में क्या लेना है? देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चा तभी कंसीव करें जब आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। हाई ब्लड प्रेशर में आप कंसीव करेंगे तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई बार अबॉर्शंस भी हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहें, अपने डॉक्टर से मिलें। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं, तो जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमें उन दवाइयों को जो बच्चे के लिए और आपके लिए सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, उनको स्टॉप करके जो सेफर ड्रग्स हैं, जो सेफ दवाइयाँ होती हैं बच्चे के लिए, जिससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, वो दवाइयाँ देनी होती हैं। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। सेकेंड, उसके बाद ब्लड प्रेशर का रेगुलर मॉनिटरिंग करना, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। इन लोगों को थोड़ा और जल्दी हम बुलाते हैं, इनके टेस्ट कराते हैं, जो किडनी फंक्शन होते हैं, लिवर फंक्शन है, ब्लड के और कोएगुलेशन टेस्ट होते हैं, वो देखते हैं कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, माँ के सारे ऑर्गन सिस्टम सब प्रॉपरली फंक्शन है कि नहीं। अल्ट्रासाउंड करते हैं, बच्चे की ग्रोथ मॉनिटर करते हैं कि बच्चा ठीक से ग्रो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसे हमें कहते हैं फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे का वेट ठीक नहीं बढ़ना क्योंकि बच्चे को खुराक ठीक से नहीं मिल रही होती है। जैसे आपने बताया कि ये तो लाजमी है कि बीपी जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और वो लोग जो मतलब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, उनका ठीक है कि उन्हें पता चल जाएगा कि उनका बीपी हाई है या लो है, उन्हें मालूम रहेगा। लेकिन जैसे बीच में हमने बात करी थी अवेयरनेस की, तो बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उनका बीपी जो है वो हाई है। तो अगर किसी का बीपी हाई हो गया है तो उसे कैसे पता चलेगा? क्या इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं? देखिए, शुरू में तो ज्यादातर सिम्टम्स होते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ी बहुत थकान है, हम सोचते हैं कि प्रेगनेंसी है तो बस ऐसा होगा। और औरतें थोड़ी सी लापरवाह होती हैं अपनी हेल्थ के लिए, स्पेशली वो तबका जिसकी आप बात कर रहे हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो सोचता है कि भाई प्रेगनेंसी है तो चलेगा। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे तादाद है कि वो नहीं जाते जी, लेकिन यही वो लोग हैं जिनमें ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं अनफॉर्चुनेटली। कभी बहुत तेज हेडेक हुआ, सिर बहुत
तेज घुमा, उल्टी बहुत सीवियर उल्टी हुई, अपर अच्छा। एब्डोमेन पेन हुआ, ये सारे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। ऊपर पेट में दर्द होने का मतलब होता है आपके लिवर में अंदर कैप्सूल्स में हेमोरेज हो रहा है, बहुत सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत उल्टियां लग रही हैं, उसको लगेगा कि भाई ये तो प्रेगनेंसी है, उल्टियां लगती हैं, पर ये किस तरह की निशानी होती है? यूरिन कम होने लग जाना, ये एक बहुत ही खतरनाक निशानी होती है। तो ये सारे वार्निंग सिम्टम्स होते हैं। और कई दफा ऐसा भी होता है कि घर में बैठे बैठे कन्वल्जन्स आ गए, एक्लेम्शिया हो गया, और जैसा मैंने कहा ये और भी इसके dreaded सिम्टम्स पर हम और भी बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी मैम, मेरा सवाल ये है, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। जी हेलो जी मनप्रीत, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। तो मेरा सवाल ये है कि मैम मुझे ना पिछले 2 साल से यूट्रस में इन्फेक्शन है, पेल्विक पेन है। अच्छा। तो मैम मेरी शादी को भी 2 साल हो गए, तो मैं स्पोर्ट्स में हूँ। जी जी तो उस वजह से मैं कंसीव नहीं कर रही, क्योंकि अभी मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हूँ। अच्छा। तो मुझे ये बार बार इन्फेक्शन हो जाती है। अभी लास्ट 3 मंथ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, पर फिर भी प्रॉपरली इन्फेक्शन नहीं जा रही है। अच्छा। तो उसके लिए मैंने पूछना था। देखिए, अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप ट्रीटमेंट सही जगह से ले रही हैं कि नहीं, और अगर लेने के बावजूद जा रहा है तो या तो आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आपका खुराक ठीक नहीं है, या हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनको कोई इन्फेक्शन हो। तो ऐसे में आप दोनों को जाना चाहिए और दिखाना चाहिए। आपको अपने कुछ टेस्ट भी कराने चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर एग्जामिन कर रही है वही देख के आपको ठीक से बता पाएंगी कि आप जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं टाइमली और इफेक्टिवली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। जी, जैसे आप हमें बता रही थी सिम्टम्स के बारे में, तो कुछ सिम्टम्स आपने हमें बताया कि वॉमिटिंग फील होती है, सिर दर्द होता है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकते हैं सिम्टम्स? कई बार जैसे कि बच्चा है, बच्चा कम घूमने लगता है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है। अच्छा। देन एक जो मैंने आपको कहा, बहुत एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टायर्डनेस है, हेडेक है, ब्लोटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा सबसे जरूरी जो मैं आपको नहीं बताया वो ये हो जाता है कि पूरा बॉडी कई बार सूज जाता है। अच्छा। ये अनीमिया की वजह से भी होता है, पर ब्लड प्रेशर में भी हम लोग देखते हैं ये कि उसका बॉडी भी एक सूज रहा है। symptom है। हाँ, तो जो लोग नहीं चेकअप के लिए जा रहे हैं वो कम से कम ये, अगर आप घर में कोई गर्भवती महिला है वो सूजी जा रही है तो उन्हें जरूर जाके दिखाना चाहिए। उसकी उंगलियां सूज रही हैं, पैर बहुत सूज गए हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो खून होता है ना वो ब्लड वेसल से बाहर सारा निकलना शुरू हो जाता है, अंदर नसों में कम रहता है, सारा बाहर हो रहा होता है। तो ये भी एक चीज है जो घर के लोग या वो खुद महसूस कर सकती है कि उसका वजन बढ़ता जा रहा है लेकिन वो फूली जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने बात की थी मनप्रीत से, वो एक बार फिर से हमारे साथ है, उनका एक सवाल है। अच्छा। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहब। जी जैसे कि आपने कहा कि मेरे हस्बैंड को भी इन्फेक्शन हो सकती है, तो जैसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो डॉक्टर साहब ने मेरे हस्बैंड को भी 2 टाइम्स वो मेडिसिन खिलाई जो इन्फेक्शन की है। जी जी जी। नहीं तो आप एक बार ना उनको किसी यूरोलॉजिस्ट को या एक बार दिखवाएं, एक बार उनका भी चेकअप करवाएं। डॉक्टर जी मैं दिखा रही हूँ, पर ये जो मुझे पेन है वो जा नहीं रही। जैसे मैं थोड़ा सा भी मतलब घर में ही काम करूंगी, अभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी टोटली मैंने बंद की है, तो थोड़ा सा भी काम करूंगी तो मुझे इतना पेन होता है। काम करने से मुझे नहीं लगता कि उसमें दर्द होना चाहिए, हो सकता है आपके मसल्स में या बोन या जॉइंट्स में कोई और प्रॉब्लम हो। तो एक बार आप एक हड्डी के डॉक्टर को भी दिखाइए। जैसा आप बता रही हैं कि आपने इतनी एंटीबायोटिक्स लिए, इन्फेक्शन ट्रीटमेंट लिया, इसके बावजूद भी पेन नहीं जा रहा है, तो आप टाइम में आप थोड़ा सा ना इन्वेस्टिगेशंस अपनी कराएं, जैसे कि हड्डी के डॉक्टर को मैंने कहा, या एक MRI या कुछ करा के देखें, और अल्ट्रासाउंड MRI कुछ भी करा के देखें कि अंदर कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। जी अच्छा, ये जो हाई बीपी है इसकी वजह से कई बार क्या ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चा है वो वक्त से पहले पैदा हो जाता है, या फिर जो नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं हो पाती? देखिए क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि डिलीवरी कराना मेन ट्रीटमेंट होता है। अगर आप डिलीवरी करा देंगे तो ब्लड प्रेशर अपने आप उसके बाद कंट्रोल होने लग जाता है। लेकिन ऐसे में हम लोग के लिए चैलेंज होता है कि प्रेगनेंसी को उस स्टेज तक कंटिन्यू करें जिस स्टेज पे बच्चे को बाहर निकालें तो उसके आगे सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हों। तो ज्यादातर हमारी कोशिश होती है कि दवाइयां देके हम बीपी कंट्रोल करें, पर कई दफा ऐसा होता है कि इन स्पाइट ऑफ मेडिसिन, आप दवाई देने के बावजूद ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, पेशेंट को वार्निंग सिम्टम्स आने लगते हैं जो मैंने आपको अभी बताए।
या फिर यूरिन में बहुत ज्यादा प्रोटीन आने लगता है, तो ऐसे में प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने का मतलब है किडनी डैमेज हो जाएगा या कन्वल्जन्स आने लग जाएंगे। तो वो कंडीशन हम नहीं चाहते हैं। ये स्टेज कभी भी होती है जब दवाइयों के बावजूद ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, यूरिन में प्रोटीन ज्यादा हो रहा हो, या मरीज को वार्निंग सिम्टम्स या कन्वल्जन्स हो रहे हो, तो कितनी भी प्रेगनेंसी हो आपको डिलीवरी करानी ही पड़ेगी। और ऐसे कंडीशन में जब हम डिलीवरी कराते हैं, कोशिश हमारी होती है कि नॉर्मल डिलीवरी हो, पर क्योंकि बहुत प्रीमेच्योरिटी कई दफा होती है और कई बार यूट्रस जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो ऐसे में ऑपरेटिव यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं। जी, अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है कि एकदम से उनका बीपी जो है वो लो हो जाता है, फिर हाई हो जाता है, फिर लो हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे गए हैं। तो अगर किसी का इस तरह से हो रहा है तो वो उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, लो बीपी आमतौर पे कोई बहुत सीरियस चीज नहीं होती है, क्योंकि आप घर पे ब्लड प्रेशर तो नापते नहीं है जी, है ना। तो होता क्या है कि थोड़ा सा चक्कर आया, आप जो कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है, और चक्कर आने का मतलब ये नहीं है कि लो ब्लड प्रेशर ही हो रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं, हार्मोनल होते हैं, कई बार हम पोस्चर चेंज करते हैं। अगर ऐसा किसी को हो रहा है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और भी बात करेंगे, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, एक्चुअली ना मेरा एक बेबी 18 मंथ्स का है, तो मेरा 9th मंथ चल रहा है सेकंड प्रेगनेंसी का। और मुझे वैजिनल सिस्ट है। अच्छा, वो कहाँ, जब मुझे डिलीवरी हो जाएगी ना, उस टाइम सीजर है मेरा, तो वो मुझे सीजर के दौरान ही निकालेंगे या वो जो मतलब वैजिना के जरिए से निकलता है? ऐसा है, वजाइनल सिस्ट तो वजाइना के जरिए नीचे से ही निकलता है। आमतौर पे जब हम सिजेरियन करते हैं उस टाइम हम और कोई सर्जरी अवॉइड करते हैं, लेकिन मान लीजिए आपका सिस्ट बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो हो सकता है कि आपको डॉक्टर उसी समय वो निकाल दे, क्योंकि तब आपको एनेस्थीसिया दिया होगा। पर जैसा मैंने कहा, अगर बहुत बड़ा सिस्ट है तो बेटर होता है कि वो एक सेकेंड स्टेज बाद में करें, क्योंकि उस टाइम कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होने की संभावना है। पर अगर छोटा सा सिस्ट है और ऐसी पोजीशन पे कि जल्दी निकल लेगा, तो आपके डॉक्टर उस टाइम असेस करके वो वजाइनली ही निकालेंगे, वो पेट काट के नहीं, नीचे से ही निकलेगा। जी, अच्छा, बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहे। तो कंट्रोल में रखने के लिए क्या करें? कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको बताएंगे। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है सबसे अर्लीस्ट इस चीज़ को पकड़ने का। बाकी जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं वो यही है कि अपने खान पान पे ध्यान रखें, अच्छा एक मॉडरेट एक्सरसाइज करें। प्रेगनेंसी में बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, मॉडरेट लाइट वॉक कीजिए, ऐसा एक्सरसाइज मत कीजिए। बिल्कुल, और इसके लिए शायद पहले डॉक्टर से बात कर लें कि किस तरह की एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, और भी बात करेंगे एक्सरसाइज को लेकर। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? मैम, मेरा ये सवाल है कि मैम मेरी वाइफ है, उसको प्रेगनेंसी 3-4 बार मिसकैरेज हो चुका है। अच्छा, जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद मिसकैरेज होता है, तो उसके लिए मैंने टॉर्च का टेस्ट करवाया था। टॉर्च में IgGM और IgG, रुबेला IgG वो पॉजिटिव आया है, वो रेज आए हैं। अच्छा, आपका सिर्फ IgG रुबेला अगर पॉजिटिव आया है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। रादर IgG पॉजिटिव होने का मतलब होता है कि आप रुबेला से इम्यून हैं, तो आपको रुबेला के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है, तो उससे आपको बार बार अबॉर्शन नहीं होंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप और चीज़ें टेस्ट कराएं। आपको आपके डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए, और बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो आपके और आपकी वाइफ के ब्लड में देखे जाएंगे और करे जाएंगे। उससे ये पता पड़ेगा कि आपको ये बार बार क्यों हो रहा है। जी, आप हमें एक्सरसाइज के बारे में बता रही थी कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो उस वक्त किस तरह की एक्सरसाइज कर सकता है? देखिए, लाइट एक्सरसाइजेस करने चाहिए। एक लाइट 20-25 मिनट का वॉक अगर आप डेली इवनिंग में करते हैं तो वॉक में भी वॉक जो आपकी है वो कैसी हो? छोटे छोटे स्टेप नहीं, बहुत ब्रिस्क वॉक प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी बैलेंस खराब हो जाती है, गिरने का डर होता है। तो एक लाइट वॉक करें, इस बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करें। ये बेस्ट एक्सरसाइज होता है प्रेगनेंसी के लिए। बाकी आपके जो हम लोग एंटीनेटल एक्सरसाइजेस कराते हैं वो आपकी मांसपेशियों को थोड़ा सा ढीला करने के लिए ना, ताकि
वो लुब्रिकेट करने के लिए, आपके जॉइंट्स रिलैक्स्ड हों, आपका पोस्चर गलत होता है प्रेगनेंसी में, वो सब चीज़ें सिखाते हैं। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं ताकि आप डिलीवरी के टाइम कैसे ब्रीथ करना है, पेन्स कैसे लेना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट ही सिखा सकती है। जी। अपनी ओर से घर पे लाइट एक्सरसाइजेस करें। जी। अच्छा, बहुत सारी खाने पीने में भी ऐसी चीजें होती हैं जिसे लेने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी ऐसी चीजें हैं जो खाई जा सकती हैं, अपनी डाइट में शामिल की जा सकती हैं? देखिए, प्रेगनेंसी में जो नॉन प्रेग्नेंट होते हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं होते, उनको हम बोलते हैं सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेने के लिए। मतलब नमक ना लें, थोड़ा कम ही लें। जी। लेकिन प्रेगनेंसी में हम बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल ही फीका खाना खाएं, आप नॉर्मल खाना खाएं पर एडेड सॉल्ट। एडेड सॉल्ट मतलब कि जैसे कि आपने सैलेड्स ली तो उसमें आप नमक डालें तो नमक नहीं डालिए। यानी कोशिश करेंगे जो नमक है उसको कम ही आप खाने में शामिल करें। एक आखिरी कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, वालेकुम सलाम। बताएं क्या सवाल है? जी मेरा मैम से सवाल ये है कि मेरी वाइफ जो वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इसकी जो ब्लड प्रॉब्लम रह रही है। क्या प्रॉब्लम है? इसकी जो ब्लड लेवल है वो बहुत कम रहती है मैम। ब्लड लेवल हीमोग्लोबिन की ब्लड प्रेशर? नहीं, हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन का मैं तो आपको उसके लिए आयरन के टैबलेट देने चाहिए। अगर आयरन टैबलेट खाने के बावजूद हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो कई दफ़ा हम आयरन इंजेक्शंस भी देते हैं। पर ज़रूरी है कि आप ये चेक करवा लें कि कहीं आपकी वाइफ को थैलेसीमिया तो नहीं है, क्योंकि थैलेसीमिया और आयरन की कमी दोनों से अनीमिया होता है। और थैलेसीमिया में लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि जो आयरन की गोलियां वो खा नहीं सकती है मैम। तो फिर आयरन के इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। अगर आप गोलियां नहीं खा सकते हैं तो आयरन के इंजेक्शंस लगवाने चाहिए। ज़रूरी है हीमोग्लोबिन नॉर्मल रखना, नहीं तो डिलीवरी के टाइम ब्लड वगैरह चढ़ाने की भी नौबत आ जाती है। जी, आपने जैसे बताया कि एक तो नमक का कम इस्तेमाल करें, हो सके तो ना ही खाएं, कुछ कम ही लें। अचार बिल्कुल ना लें। बिल्कुल। अच्छा जी, उसमें इसके अलावा और क्या चीजें हैं? बाकी फ्रूट्स खाएं। नॉर्मल जो घर का खाना होता है ना, जो हमारे भारतीय घरों में बनता है, रोटी सब्जी दाल, वो बहुत अच्छा है। नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाइए, एग्स खाइए, बट नमक बहुत ज्यादा ना डालें। पर फीका भी खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में आप अगर नमक ले रहे हैं तो एक लिमिट में लें। अच्छा, इस दौरान बहुत सारी औरतों को स्ट्रेस बहुत होता है, तो उसको कम करने के लिए क्या करें? देखिए, स्ट्रेस तो मेडिटेशन करें, म्यूजिक सुने, क्या करें? बिल्कुल, जो भी चीज आपको स्ट्रेस फ्री करती है, जो उसको अच्छा है। कुछ मैं जानती हूँ ऐसी गर्भवती महिलाओं को, उनको कुकिंग करके बहुत रिलैक्स लगता है। तो जो भी चीज़ अच्छी लगती है करें, पर मेडिटेशन का बहुत अच्छा रोल होता है। ये सब चीज़ें करनी चाहिए। घर के लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो गर्भवती महिला है वो खुश रहे, उसको टेंशन ना दें, उसको आराम करने दें। हम ये कहते हैं कि जिन लोगों की ड्यूटीज ऐसी है कि 8 से 10 घंटे खड़े रहना पड़ता है, वो अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा रात भर जाके काम ना करें। पूरे टाइम व्हाट्सएप और मोबाइल के चक्कर में और या टीवी देखने के लिए जागे ना रहें। रेस्ट करें, 2 घंटे दिन में ज़रूर सोएं और 8 से 10 घंटे रात की नींद पूरी करें। यानी ये सारी चीजें जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी को पहले से हाई बीपी है तो पहले वो अपना बीपी जो है वो कंट्रोल में करे। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर चलते चलते मैं कहूँ कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए आप टिप्स देना चाहें? मैं यही कहूँगी कि अपना अच्छा खाना पीना खाएं, नियमित व्यायाम करें और खुश रहें। उससे ब्लड प्रेशर अपने आप नॉर्मल रहता है। और फिर भी कुछ समय पे जाके अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, ताकि आपकी समय पे मदद हो सके। और प्रेगनेंसी जब भी प्लान करें तो अपने डॉक्टर से मिलके प्लान करें। वो आपकी सब चीजें चेक करके तभी आपको ग्रीन लाइट देंगे। जी, डॉक्टर तृप्ति, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तरन्नुम। नाज़रीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। आदाब।